हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी का सिविक्स का थर्ड चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का थर्ड वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस सिविक्स पॉलिटिक्स के कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के थर्ड चैप्टर का हम थर्ड वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 2 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, साउथ अफ्रीका की स्टोरी, इन सब के बारे में जाना है। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन का। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज उसी के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की भी, किन लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो कौन सा ग्रुप था जिसने हमारा संविधान बनाया, उसकी भी बात हम करेंगे। उसी को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी कहा गया है। जी हाँ स्टूडेंट, उसकी बात हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो का शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक इंफॉर्मेशन ले लिया था कि इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल तरीके से रन करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए हमें इंस्टीट्यूट्स की बहुत आवश्यकता होती है। और उन्हीं इंस्टीट्यूट से हम सीख सकते हैं कि अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो कैसे इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन हुआ हमारे इंडियंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, और उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, उन्हें एक्सपीरियंस कहाँ से मिला, उसकी बात हम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या एक्सपीरियंस हुआ है। पहली बात, there were elections for provincial legislatures and ministers in 1937 all over British India। जी हाँ, ब्रिटिश इंडिया में भी आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि ब्रिटिशर्स लोग भी क्या कराते थे, इलेक्शन कराते थे। जी हाँ, ब्रिटिश इंडिया बोला मतलब वो इंडिया जो ब्रिटिशर्स के राज में था, ब्रिटिशर्स के रूल में था, यानी गुलाम इंडिया की बात हो रही है। तो ब्रिटिशर्स तो क्या करते थे, अपने यहाँ इलेक्शन करवाते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्टर। जैसे हमारे यहाँ नेता चुने जाते हैं, मिनिस्टर, मंत्री, बिल्कुल ब्रिटिशर्स वैसे इलेक्शन कराते थे। बट वो बात अलग है कि उनके इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते थे। हमारे इलेक्शन में पूरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, पूरी ईमानदारी से चुनाव होता है, जबकि ब्रिटिशर्स के इलेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता था। स्टूडेंट, ब्रिटिशर्स तो क्या करते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्टर्स का इलेक्शन करवाया था उन्होंने 1937 में। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद ब्रिटिशर्स ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्टर का इलेक्शन करवाया था 1937 में पूरे इंडिया में। तो उससे इंडियन लोगों को एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि इंडियन लोगों ने उस इलेक्शन में पार्ट लिया, और इंडियन लोग ही तो उसमें चुनाव में लड़ रहे थे ना। ब्रिटिशर थोड़ी ना वहां से आके ढेर सारे चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें इंडियन लोग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वोटिंग राइट्स भी कुछ इंडियन लोग को ही दिए गए थे। उसी की बात हम करते हैं। This gave an experience of political institution to Indians। जी हाँ, इंडियंस को इस बात से बहुत पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मिला। अब इंडियन उसमें मिनिस्टर बने हो, नहीं बने हो, हारे हो, जीते हो, चुनाव निष्पक्ष फ्री एंड फेयर हुआ या नहीं हुआ, ईमानदारी से हुआ कि नहीं हुआ, इसकी बात हमें नहीं करना, उससे कोई मतलब नहीं है। बट हमें एक फायदा तो हो गया कि उससे हमें ये तो पता चला कि कैसे चुनाव करवाए जाते हैं, चुनाव में पार्ट कैसे लेते हैं, इलेक्शन क्या होता है, कैसे होता है। इस तरह की जानकारी जो है ना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जानकारी हम इंडियंस को मिल गई। यानी हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया। जाने अनजाने में ही ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, हम इंडियंस को ये सिखा दिया कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, चुनाव कैसे करवाया जाता है, इंस्टीट्यूशन कैसे होते हैं पॉलिटिकल वाले, उसकी जानकारी हमें मिल गई थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, दिस गिव एन एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू इंडियंस। किस चीज ने एक्सपीरियंस दिया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्टर के इलेक्शन में, जो कब हुए थे, 1937 में हुए थे। किस वजह से हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आ गया था। पहले चुनाव नहीं होते थे ऐसे, अब 1937 से होने लगे। ठीक, इससे हमें एक्सपीरियंस मिल गया। It proved to be very useful for institutional design। और ये एक्सपीरियंस, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट बनाने का एक्सपीरियंस जो हमने प्रोविंशियल इलेक्शन और मिनिस्टर के इलेक्शन से लिया था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही अहम साबित हुआ, बहुत ही उपयोगी साबित हुआ। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत यूजफुल था। इट प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। आप सीक्वेंस वाइज याद रखिए, हमें एक्सपीरियंस मिला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का, कहां से, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और मिनिस्टर के इलेक्शन 1931 से। उसका एक्सपीरियंस हमने ले लिया था इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का। अब ये एक्सपीरियंस हमें कहां काम आया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने में, हमारे इंस्टीट्यूट को डिजाइन करने में बहुत हेल्पफुल हुआ, बहुत उपयोगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड मैनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम कॉलोनियल लॉज। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, बहुत सारे जो हैं रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारे आइडियाज, लॉज, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे ब्रिटिशर्स के लॉ से निकाले थे, कॉलोनियल लॉ से निकाले थे। क्योंकि हमने उसका एक्सपीरियंस लिया है तो उसका इस्तेमाल तो करेंगे ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
adopted many institutional details। जी हाँ, इंस्टीट्यूशन की डिटेल की पार्लियामेंट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए, है ना। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन है, ये सब इंफॉर्मेशन, ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने, हम इंडियंस ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कहां से ली थी? कॉलोनियल लॉ से। यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, यानी जिन लोगों ने हम पे अत्याचार किया, हमें गुलाम बनाया था, उन लोगों के खुद के लॉ से हमने एक्सपीरियंस ले लिया। उन्होंने हमारे ऊपर उसी लॉ को थोपा था, तो हमने उससे एक्सपीरियंस ले लिया। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उससे हमने एक्सपीरियंस लिया और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया हम इंडियंस ने। जी हाँ, our leaders got the confidence to learn from other nations but on their own terms। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे नेताओं लोगों को दूसरे देशों के कंट्रीज से, दूसरे कंट्रीज के नेशन से, उनमें जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, वहां पे जो रूल्स रेगुलेशन से, उससे कॉन्फिडेंस तो बहुत मिला, क्योंकि उन्हें सीखने मिला। वो देश वाले ऐसा करते हैं, हम भी करेंगे अपने देश में। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह का आत्मविश्वास, है ना, पावर किससे मिली? हम इंडियंस को मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंडियंस लोगों ने एज इट इज कॉपी करके छाप लिया। जैसे हमने मान लीजिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखा था, उससे आइडियाज देते। इसका ये मतलब नहीं है एग्जैक्ट कॉपी झेरॉक्स कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, वैसा ही नहीं। नहीं, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैसा बिल्कुल नहीं बनाया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने वैसा इमिटेट नहीं किया, भले ही उसको देखा, उसको पढ़ा, समझा और उसमें से अच्छी बात को निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, एक ऐसी कंट्री है जहां पर क्या किया गया है? राइट टू फ्रीडम है, सभी को राइट टू फ्रीडम है, बट राइट टू इक्वालिटी भी है, और उनको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज सब कुछ है। लेकिन वहां पर 18 साल से ऊपर नहीं, वहां पे 21 ईयर्स या 25 ईयर्स के एज के ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार, उससे कम को नहीं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इस बात को देखा, उन्हें अच्छा लगा कि नहीं, बाकी सब तो ठीक है, बट ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में 25 ईयर्स के ऊपर ही वोट दे सकते हैं, गड़बड़ बात है, हम इसको नहीं अपनाएंगे। ये पूरा नाप लेंगे, ऐसे अपना लेंगे, हम इसको नहीं अपनाएंगे क्योंकि गलत है। हम क्या करेंगे? 21 ईयर्स का एज लेंगे, इसके एज वाले लोग वोट दे सकते हैं। ऐसा सोचा हमारे इंडियन लोगों ने। यानी हमारे इंडियन लोगों ने कॉपी तो किया, लेकिन एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी नहीं किया, कॉपी पेस्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उसके आइडियाज लिए, है ना, सिर्फ आइडियाज लिया, पूरा कॉपी पेस्ट नहीं किया, समझा उसको। Our leaders got the confidence to learn from other nations but our own, but in their own terms। अपनी शर्तों पर हमने सीखा दूसरे नेशन से, लेकिन अपनी शर्तों पर सीखा, पूरा एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया, जैसा उन्होंने सिखाया वैसा ही सीख लिए। नहीं, हम लोगों ने अपनी शर्तों के हिसाब से सीखा, हमें क्या सीखना है क्या नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या अच्छा होगा क्या नहीं, हमारे देश के लिए कौन सा लॉ अच्छा बनेगा कौन सा नहीं। क्योंकि इंडिया बहुत ही ह्यूज और डाइवर्स कंट्री था, ये तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। तो जिन्हें डाइवर्स कंट्री के लिए किसी छोटी कंट्री का लॉ हम तुरंत कॉपी कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि छोटे देश में अगर एक वो लॉ चल रहा है तो बड़े देश में चलेगा कि नहीं चलेगा ये कंफर्म नहीं हो रहा है। इंडिया जैसे बड़े देश में तो बात ही छोड़ दीजिए कि वहां पर चलेगा उस तरह का लॉ। ठीक, मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बहुत सारे हमारे नेता ऐसे थे ना, जो दूसरे देशों में जो क्रांतियां हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी, और वहां पे जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे बड़े इंस्पायर हुए। मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब आइडियल का मतलब अच्छी बात, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अच्छी बात से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में गलत बातें भी तो हुई, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने गलत बात किया था, आपको पता है, रेन ऑफ टेरर लाया था। फिर उसके बाद नेपोलियन ने भी बहुत गलत काम ही किया, पता है आपको। तो हमने पूरा गलत गलत नहीं छाप लिया, हमने क्या किया? नेशनल असेंबली को छापा, मतलब नेशनल असेंबली की बात को अच्छे से लिया। मोनार्की पावर कैसे कम करते हैं हमने ये सीखा। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है हमने ये सीखा। नेशनल असेंबली क्या करती है, और वोटिंग राइट्स कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए कि यूएफ होना चाहिए, ये सब भी हमने सीखा। वुमेन्स को भी पावर देनी चाहिए, जैकोबियन क्लब जैसे पॉलिटिकल क्लब भी बनाने की परमिशन देनी चाहिए, सब हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सीखा था, हमारे लीडर्स ने सीखा था। ठीक, और तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, रशियन रिवॉल्यूशन से सीखा था। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन, जी हाँ, रशियन रिवॉल्यूशन की बात हम अभी करेंगे अपने हिस्ट्री में। थर्ड चैप्टर हमारा रशियन रिवॉल्यूशन है, जिसे हमने अभी तक नहीं पढ़ा, सेकंड चैप्टर, उसको भी हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको देखने मिलेगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन में पार्लियामेंट किससे डेमोक्रेसी चलती थी, तो वहां भी पार्लियामेंट था, तो वही पार्लियामेंट हमने भी कॉपी किया कि हमारे भी पार्लियामेंट होना चाहिए, बट उनकी तरह नहीं होगा। उनके यहाँ पार्लियामेंट में 2 हाउस नहीं है, लोकसभा राज्यसभा, हमारे यहाँ है, हमने वैसा बनाया है, यानी कॉपी नहीं किया हमने। बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, यूएसए में राइट्स का बिल आया था, मतलब यूएसए में लॉ बना था कि सबको फंडामेंटल राइट चाहिए, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू जस्टिस, ये सब है ना। तो उसी चीज को हमने भी अच्छे से सीखा, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से में उसको लाया, इंस्पायर हुए थे हमारे लीडर्स। जी हाँ, मेनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ रशिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन, बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए। इन सब चीजों से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, हमारे लीडर्स ने क्या किया? सीखा है, इंस्पिरेशन लिया है। स्टूडेंट्स और तो आगे देखिए, बट दे वर नॉट ओनली इमिटेटिंग देम, वो उसकी नकल नहीं कर रहे थे। इन आइडियल्स को, इन अच्छी बातों को देख तो रहे थे हमारे सारे लीडर लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लोग, बट वो लोग कॉपी नहीं करते एग्जैक्ट। ऐसा नहीं है कि फ्रांस में मैक्सिमिलियन ने पूरा सीज कर लिया
इक्वालिटी के लिए मेजर्स कैसे लगाए, हमने देखा था कि मैक्सिमलियन ने इक्वालिटी ब्रेड लगा दिया, जबरदस्ती सारे रूल्स रेगुलेशन लगा दिए, सबको गुलेटाइन कर देता था। तो इस तरह का तो हमारे लीडर्स ने कभी नहीं अपनाया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को कॉपी नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमें अपने देश के लिए अच्छा चीज ही चुनना है। हर देश में गलत लॉ और अच्छे लॉ हैं, तो उस गलत लॉ में से हम नहीं चुनेंगे, अच्छे लॉ को चुन लेंगे, उसको कॉपी करेंगे और उसको अपने कंट्री में सूट होगा कि नहीं होगा उस बात के ऊपर हम क्या करते रहेंगे, फैसला करते रहेंगे, क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। But they were not only imitating them, but they were questioning whether these things were suited for our country or not। जी हाँ, वो जिस लॉ को पसंद भी करते थे, मान लीजिए राइट, वो जो बिल ऑफ राइट से यूएस का, उसको पसंद कर लिया तो कि हमारे कंट्री में लागू करना है, पर बिल ऑफ राइट जो है अमेरिका जैसे कंट्री में आ गया, ठीक है, बट क्या वो इंडिया जैसे इतने बड़ी जनसंख्या में काम आएगा क्या, वो हमारे देश को सूट करेगा क्या, उससे देश में दंगे फसाद तो नहीं होंगे, उससे देश का डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, इस बारे में वो सोचते थे, खुद से सवाल भी पूछते रहते थे कि इंडिया को सूट होगा कि नहीं होगा। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारे लीडर्स ने क्या है, इंस्टीट्यूशनल इवोल्यूशन किया है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें बात करनी है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले हम आपको ओवरऑल एक व्यू देते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया है, ये हमारे इंडियंस के मन में कहां से आया, तो आपको बताते हैं 1946 में। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि 1946 में एक कैबिनेट मिशन था। अब एक कैबिनेट मिशन क्या है हम आपको बताते हैं, पहले आप देखिए, याद रखिएगा कि ईयर कब है, 1946। जी हाँ, कैबिनेट मिशन 1946। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, 3 मेंबर्स का एक ग्रुप भेजा था। ब्रिटिशर्स को पता था कि इंडियन लोग ने आज तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो इंडियंस को अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनवाए, यानी ब्रिटिशर के तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनवा के ब्रिटिशर फिर से इंडिया में कंट्रोल करना चाहते थे। बट हमारे इंडियन लीडर्स को बात पता थी, तो उन्होंने पहले तो स्टार्टिंग में मान लिया कि हाँ ठीक है, हम आपकी बात सुन लेंगे, आप ग्रुप भेज दीजिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना सिखाएगा। तो क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक लॉ पास किया कि 3 लोग ब्रिटेन से इंडिया में जाएंगे, पढ़े लिखे लोग, वो इंडिया में जाएंगे और इंडियन लोग को सिखाएंगे कि संविधान कैसे बनाते हैं। तो 1946 में क्या हुआ, एक 3 मेंबर्स का ग्रुप आया, 3 मेंबर्स का डेलीगेट यानी दल, ग्रुप, ठीक, 3 मेंबर्स का ग्रुप आया, जिसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन 1946 कहा गया, ठीक। अब एक कैबिनेट मिशन 1946 क्या करने वाला था, ये मेंबर जो तीनों थे वो इंडियन लोग को गाइड करने वाले थे, इंडियन नेता को ऑर्डर देने वाले थे, बताने वाले थे, सिखाने वाले थे कि संविधान कैसे बनाते हैं, कि आप लोग एक ग्रुप बना लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप लोग इतने लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, आप लोग इतने दूसरे देश में जाओ, वहां के संविधान को पढ़ के अच्छी अच्छी बात बताओ, यहाँ के लोग, कुछ लोग क्या करो, आप लोग इलेक्ट करो कौन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगा, कौन मेंबर होंगे, ये सब सिलेक्ट करो। यानी इस तरह की सिस्टम जो है बनाने का काम किसने किया था, इन्हीं कैबिनेट मिशन 1946 ने किया था, जिसे कैबिनेट मिशन प्लान 1946 कहते हैं। जी हाँ, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भेजा था 1946 में, कहां पर, इंडिया में, ताकि वो इंडियन लोगों की हेल्प कर सके, इंडियन लोगों को गाइडेंस कर सके, क्या बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो ये तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि इंडियन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया कहां से आया। इन्होंने ही आइडिया दिया था इंडियंस को कि क्या बनाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, इन्हीं लोगों ने आइडिया दिया था, कैबिनेट मिशन वाले 3 लोगों ने, जो ग्रुप आया था ना, उन्होंने, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि ये आइडिया एक बार आ गया, कैबिनेट मिशन भी आ गया, आइडिया भी आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कैसे। स्टूडेंट, डिसाइड ये किया गया था कि प्रोविंशियल जो इलाके हैं, यानी प्रिंसली स्टेट से भी चुने जाएंगे और नॉर्मल स्टेट से भी लोगों को चुना जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो टोटल 398 लोग चुने गए थे। जी हाँ स्टूडेंट, स्टार्टिंग में 398 लोग चुने गए, जो क्या बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स रहेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे। ये 1946 की बात है, 1947 अभी तक नहीं हुआ, देश का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। तो टोटल 398 लोग डिसाइड हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि यही लोग क्या बनाएंगे, हमारे देश का संविधान बनाएंगे। तो चलिए उसके बाद की कहानी क्या होती है हम देखते हैं कि क्या हुआ है। Our constitution was drafted by an assembly of elected representatives। ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखना, डॉक्यूमेंट का फॉर्म देके उसे एक जगह इकट्ठा करना, उसे ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी थी, जिसके अध्यक्ष श्री बाबा साहेब बाबरा, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, जहाँ आपको पता होगा वही थे, ठीक। तो इन लोगों ने जो असेंबली से लिख के है, ये लोग डिसाइड करते थे किस टॉपिक पे लॉ बनना चाहिए और लॉ कैसा होगा, उसको लिखने का काम कौन करता था, ड्राफ्टिंग कमेटी वाले भी उसको डिसाइड कर लिया करते थे, ठीक है। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय एन असेंबली। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्राफ्ट किया गया था एक असेंबली के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा। क्या असेंबली थी, उस असेंबली को इलेक्ट किया गया था, किसने इलेक्ट किया था, रिप्रेजेंटेटिव्स ने, है ना, हमारे प्रतिनिधियों ने रिप्रेजेंट किया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ग्रुप ने किया था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे कहा गया, और ये ग्रुप चुना हुआ था,
इसे इलेक्ट किया गया था, सिलेक्ट नहीं, इसे चुना गया था, इसे इलेक्शन करवाया गया था, यानी मिनिस्टर्स लोगों ने आपस में इलेक्शन करके क्या किया, एक एक खास आदमी को चुना। अब इस लिस्ट में, इस मेंबर्स में, ग्रुप में सारे फ्रीडम फाइटर्स भी थे, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग भी थे। ऐसा नहीं कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, अपने अपने कम्युनिटी के, अपने रिलीजन के, अपने कल्चर के, धर्म के भी उसमें क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स रखे गए थे, ताकि हर एक की बात सुनी जा सके। देश के कोने से, एक एक असेंबली से सबको बुलाया गया था। टोटल 398 मेंबर्स थे इस ग्रुप में, ठीक। Our constitution was drafted by an assembly of elected representatives called constituent assembly। हमारा जो असेंबली था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उस असेंबली, वो असेंबली को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोलते थे, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चुने हुए प्रतिनिधि थे। अपने मन से कोई भी उठ के नहीं आ गया था, उनका चुनाव हुआ था, उनको चुना गया था पूरा प्रॉपर डेमोक्रेटिक वे, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक बना, और बनाने का जो रास्ता चुना गया ना वो भी डेमोक्रेटिक था, यानी डेमोक्रेटिक रास्ता चुना गया डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, यानी शुरुआत से एकदम अच्छे काम हुए हैं, पूरे डेमोक्रेटिक वर्क हुए हैं। दूसरा, इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड इन जुलाई 1946। जी हाँ स्टूडेंट्स, जुलाई 1946 को इलेक्शन हुए। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद 398 मेंबर्स चुन लिए गए। अभी जुलाई 1946 ही है, इसमें 398 मेंबर्स को चुन लिया गया। और उसके बाद पहली बार जो मीटिंग हुई किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, है ना। इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग की गई थी। 9 दिसंबर 1946, अभी भी आजाद नहीं हुआ इंडिया, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई, पहली मीटिंग। और इस पहली मीटिंग में जो हेड थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपको बताया तो नहीं गया सिलेबस में, बट फिर भी हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें हेड जो थे कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। जी हाँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उस वक्त के बाद फिर से 2 दिन बाद फिर से मीटिंग हुई, फिर हुआ 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुआ। फिर उस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि उसके हेड कौन बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको परमानेंट हेड चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कुछ दिन पहले अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उनकी जगह पर पहले किसको चुन लिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया 9 दिसंबर वाली पहली मीटिंग को। फिर उसके बाद 2 दिन बाद फिर मीटिंग हुई थी, कब हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। उसमें परमानेंट हेड चुन लिया गया, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, हमारे आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही थे, उन्हें ही चुना गया था स्टूडेंट, ठीक। तो इस तरह से 2 मीटिंग हुई थी। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 की, जिसके हेड सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर दूसरी मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं टोटल मेंबर्स चुने गए, कितने चुने गए, क्या क्या हुआ, ये सब बात है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रहा था, जब बना था, इलेक्शन हुए थे जुलाई 1946 में, तब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। बंटवारा नहीं हुआ था, इसका मतलब क्या है कि इंडिया पाकिस्तान एक में था, और दोनों ये पूरा एक में था। इन्हें पूर्ण सबका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कितने लोगों को चुना गया था, 398। कितना, 398 लोग को चुना गया था। टोटल 398 मेंबर्स थे टोटल, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, 1946 के बाद बंटवारा हो गया, 1946 में पार्टीशन हो गया। अभी तक तो कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं और पार्टीशन हो गया, बंटवारा। अब क्या होगा, तो देखिए 2 देश बन गए। अब एक देश के लिए पहले से 398 लोग हैं, अब दूसरे देश के लिए फिर से इलेक्शन होंगे, क्या होंगे, कैसा होगा, तो हम देखते हैं आगे। बट आफ्टर पार्टीशन, बंटवारे के बाद, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत 2 भागों में बट गया था, इंडिया और पाकिस्तान, हमारा देश 2 भागों में बढ़ गया, इंडिया और पाकिस्तान, बिल्कुल उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी 2 ग्रुप हो गए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी 2 पार्ट में बांट दिया गया। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो क्या करेगी, भारत देश का संविधान बनाएगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो पाकिस्तान देश का संविधान बनाएगी। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली which will draft the constitution of India and other constituent assembly which will draft the constitution of Pakistan। तो इस तरह से 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। शुरुआत में जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी गई थी दोनों देशों के लिए मिलाकर, एक ही देश था तब, कितने मेंबर्स थे, 398। फिर जब 2 देश का बंटवारा हुआ तो उसमें पाकिस्तान बन गया। तो पाकिस्तान का डिमांड क्या था, मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, मीटिंग से विड्रॉ कर लिया। तो अब ये टोटल 99 लोग जो थे वो चले गए कहां, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। जी हाँ, ये मुस्लिम लोग के जो 99 लोग हैं ना, ये कहां चले गए, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो अब 398 में से 99 चले गए, तो अब टोटल कितना बचेंगे हमारे पास, 299 मेंबर्स। जी हाँ स्टूडेंट, but after partition the constituent assembly was also divided into 2 parts, that is constituent assembly of India and constituent assembly of Pakistan। तो इस तरह से 2 भाग में बट गया। तो 398 मेंबर्स भी क्या हो गए, 2 भाग में बट गए। तब वो 2 भाग में जो बटे मेंबर्स उनका कैसा क्या, तो बताते हैं। देखिए, the constituent assembly that wrote Indian constitution has 299 members। जी हाँ स्टूडेंट्स,
वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने भारत का संविधान लिखा उसमें 299 मेंबर्स थे, जिसमें मुस्लिम लीग के मेंबर्स शामिल नहीं थे। मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था पाकिस्तान का। जी हाँ, अगर आपको स्टोरी बताएं हम कि भारत देश का बंटवारा क्यों हुआ, तो इन शॉर्ट मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनना, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो चाहते थे प्रधानमंत्री बनना। दोनों प्रधानमंत्री बनना चाहते थे एक देश के, एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। इन लोगों ने अपनी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए देश का ही बंटवारा कर दिया कि तुम दो देश बना देते हैं, आप पाकिस्तान का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन के खुश रहिए, मैं इंडिया का प्रधानमंत्री बन के खुश रहता हूँ। तो ये तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर बात कर लेंगे अपने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 398 मेंबर्स थे जो 1946 में चुनी गई थी, लेकिन जब देश का बंटवारा हो गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही बंटवारा हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में नहीं रहेगी, क्योंकि अब वो किसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, पाकिस्तान का। जी हाँ, मुस्लिम लीग कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चलेगी, पाकिस्तान का। तो टोटल 99 मेंबर जो थे मुस्लिम लीग के वो चले गए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने। तो अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जिन असेंबली में जो लोग थे वो कितने थे, 299 मेंबर्स, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज 299 मेंबर्स। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने भारत का संविधान लिखा उसमें कितने लोग थे, 299 मेंबर्स थे स्टूडेंट। और तो और द असेंबली एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। हमारे संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर लिया, 26 नवंबर 1949। जी हाँ, 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट कर दिया था, लेकिन उसको लागू किया आगे चल के 26 जनवरी 1950 में। तो ऐसा क्यों? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फिर भी उसे लागू किया गया कब, 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट आपको याद दिलाते हैं, आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो हमने इसके पहले जस्ट टॉपिक में पढ़ा था वीडियो लेक्चर में कि 1931 में कांग्रेस के लीडर ने कराची सेशन में मीटिंग किया था, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया था। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में डिसाइड किया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो इन लोगों ने जो मीटिंग की थी ना वो 26 जनवरी को की थी। जी हाँ, 26 जनवरी 1931 को। और उस दिन लोगों ने शपथ ली थी, कसम खाई थी कि हम भारत को आजाद करा कर ही रहेंगे। और उन जितने भी लोग वहां पे शपथ खाने वाले थे, भारत के लिए लड़ रहे थे, उसमें से मैक्सिमम लोग सैक्रिफाइस हो गए, शहीद हो गए, मार्टायर हो गए। जी हाँ, तो उन शहीद लोगों के लिए हम क्या कर सकते थे, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जिस दिन को उन्होंने कसम खाई थी उसी दिन संविधान लागू किया कि उनकी मेहनत व्यर्थ ना हो। जो उन्होंने सोचा था, उनका सपना कि भारत देश में ऐसा संविधान बनेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को ही लागू किया ताकि उन्हें हम श्रद्धांजलि दे सके और अच्छे रूप में उनको याद कर सके। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सवाल अक्सर पूछा जा सकता है, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब 26 नवंबर 1949 को बन गया तो 26 जनवरी को क्यों लागू किया भाई। 1 जनवरी को भी कर सकते थे, न्यू ईयर मस्ट हैप्पी न्यू ईयर उस दिन लागू कर सकते थे, 1 फरवरी कर सकते थे, है ना, कभी भी। या यहाँ पे 26 नवंबर था उसी दिन लागू कर देते, या फिर 1 दिसंबर को लागू करते। 1 जनवरी क्यों नहीं चुना, डायरेक्ट 26 जनवरी 26 जनवरी क्यों चुना। तो ये हिस्टोरिकल डेट याद रखिएगा स्टूडेंट कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू हो गए, है ना, इन लोगों ने मीटिंग की थी और डिसाइड किया था कि इंडिया में जब इंडिया आजाद होगा तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ऐसा होगा। तो उन्होंने फ्यूचर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया था। तो वो लोग शहीद हो चुके थे, तो उन्हें हम श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसी दिन 26 जनवरी को ही क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया ताकि उस दिन को खास बनाया जा सके और उसे मनाया जा सके। तो फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, संविधान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने उसको एक्सेप्ट किया और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक स्टूडेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको बताएं, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जी हाँ, रिटन फॉर्म में है और लार्जेस्ट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया का रिटन और लार्जेस्ट फॉर्म में है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट है। रिटन फॉर्म का मतलब लिखित रूप में। जी हाँ स्टूडेंट, दुनिया का एक देश ऐसा भी है जिसका संविधान रिटन फॉर्म में नहीं है। जी हाँ, वो देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है, बल्कि दुनिया के जितने भी देश होंगे हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है, लेकिन इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में नहीं है। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लार्जेस्ट है। क्यों? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। जी हाँ स्टूडेंट, 395 आर्टिकल्स, यानी आप समझ लीजिए 395 चैप्टर से समझ लीजिए, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो 395 आर्टिकल्स है। जबकि दूसरा नंबर का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 147 आर्टिकल्स है, वो है कनाडा का। जी हाँ, कैनेडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें। और उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, 126 आर्टिकल। जी हाँ, 126 आर्टिकल है ऑस्ट्रेलिया में, 147 है कनाडा में। तो आप देख पाएंगे इंडिया में 395 आर्टिकल सबसे बड़ा,
और दूसरा जो सेकंड नंबर 147, हमारे आधा भी नहीं है, वो हाफ भी नहीं है इंडिया के। तो इससे पता लगता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लार्जेस्ट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए थे, यानी 2 years 11 month एंड 18 days लग गए थे। जी हाँ स्टूडेंट, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ खास बातें हैं, कुछ खास फीचर्स हैं। अगर हम फिर से देखें तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक ग्रुप है, जिसे क्या कहा है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहा गया है। ठीक, इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की इलेक्शन की मीटिंग जो हुई, इलेक्शन जो हुए थे वो जुलाई 1946 में हुए थे। जी कब हुए थे, जुलाई 1946, आजादी से पहले ही। और पहली जो मीटिंग हुई थी इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो थी 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग। उसमें हेड थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसकी 2 दिन बाद फिर से मीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें हेड किसको बनाया गया, परमानेंट हेड किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट हेड चुन लिया गया, जो हमारे आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है 1946 में बन गई, 11 दिसंबर 9 दिसंबर उसकी मीटिंग भी हो गई। तो उस वक्त इंडिया आजाद नहीं हुआ था। फिर आजादी का दिन आया 1947 में, इंडिया आजाद हुआ। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक थी, अब देश 2 हो गए, तो अब क्या करें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी डिवाइड किया गया। जी हाँ स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, इंडिया पाकिस्तान की तरह। मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिम लीग पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चलेगी, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सिर्फ और सिर्फ 299 मेंबर्स थे। जी हाँ, 299 मेंबर्स ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वालों को 166 मीटिंग्स करनी पड़ी थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन्हें 166 मीटिंग करनी पड़ी थी टोटल। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वालों ने 2 years 11 month एंड 18 days का समय लिया, टोटल 166 मीटिंग्स की, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ, जो बन के रेडी हो गया कब, 26 नवंबर 1949 को। हमारी असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट कर लिया था इसको, और बाद में फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया, इसके बारे में बता चुके हैं कि 1928 में हमारे 1930 में हमारे लीडर्स ने क्या किया था, कसम खाई थी कि इंडिया जो है आजाद कराकर ही रहेंगे, और फ्यूचर में जब इंडिया आजाद होगा उसका संविधान, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा डिसाइड किया था। तो वो सारे लोग मार्टायर शहीद हो गए, तो उनके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसी दिन संविधान लागू कर देते हैं 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को, ताकि उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके, उन्हें रिस्पेक्ट दिया जा सके, और उन्हें अच्छे से याद किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, ये था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। अगर आप डिटेल में और जानना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे फॉर्म हुई, कैसे वर्क की है, तो इसका एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए। आपको और ऐसे ही वीडियो मिल जाएंगे जो बहुत डिटेल में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में बताता है और ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बताता है। तो वीडियो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन करें और जान पाए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है और क्यों 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, ये भी ये जान पाएंगे वो। ठीक स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी का जो भी है हम आगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी तरह देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।